माई सीक्रेट हस्बैंड। डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ जनता की मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एपिसोड 111, सिद्धार्थ ध्रुव के स्कूल में। सॉरी मिस्टर प्रेम, पर हम आपके साथ ये दिल कर खुद की कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने सामने बैठे इंसान की बात सुनते ही प्रेम चौंकते हुए पूछता है, पर आपने अभी अभी तो कहा था कि आप इस डील के लिए तैयार हैं, फिर अचानक से ऐसा क्यों? सॉरी, पर हम अब ये डील आपके साथ नहीं करना चाहते। आई होप आप हमें समझे। उस आदमी के इस बात को सुनते ही प्रेम गुस्से में आपकी हाथों की मुठ्ठियां बांध लेता है। उसका तो मन तो रहा था कि वो अभी अपने सामने बैठे उस आदमी को एक दो घुसे मार दे, पर प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो पैसा उसका था। उसकी मर्जी कि वह इनसे इन्वेस्ट करना चाहे या नहीं। प्रेम उसे जबरदस्ती उसके पैसे अपने कंपनी पर लगाने के लिए नहीं बोल सकता था। प्रेम उस आदमी के बातों का कोई जवाब न देते हुए अपना फाइल वहां से उठा निकल जाता, पर प्रेम को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी का मन अचानक से कैसे बदल गया। थोड़ी देर पहले तक तो वह इंसान खुशी खुशी अपना पैसा उसके कंपनी के ऊपर लगाने के लिए तैयार था, फिर अचानक से ऐसा हुआ क्या? जो भी हो, प्रेम एक बार फिर निराश होकर वहां से बाहर को ओर निकलने लगता है। उस कैबिन से प्रेम के निकलते ही उस कैबिन का गेट दोबारा खुलता है। अपने सामने से आते उस इंसान को देख कुर्सी पर बैठा वह इंसान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, थैंक गॉड यार, तूने मुझे बचा लिया, वरना तो मैं फालतू में ही मिस राजपूत से पंगा ले लेगा। वो आदमी कोई और नहीं, करण आहूजा था, जिसने वजह से अभी प्रेम ने एक और डील खो दिया था। मीरा से ज्यादा ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वह था करण आहूजा का। सिद्धार्थ के जाने के बाद अचानक से ठाकुर इंडस्ट्रीज के शेयर गिरने लगते हैं। प्रेम इस फील्ड में नौसिखिया था, इसलिए उसने अपने तरफ से बहुत कोशिश की, पर उससे ये सब हो नहीं पाया। एक तरफ उसके परिवार की प्रॉब्लम तो दूसरी तरफ कंपनी की। शेयर्स गिरने के बाद भी ठाकुर इंडस्ट्रीज के पास उनके पार्टनर थे, पर वह प्रेम ही था जिसने धीरे धीरे कर एक पार्टनर को उनके खिलाफ भड़का पैसे देकर उनसे दूर कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले प्रेम का रिपोर्ट मिस्टर निहाल को काफी पसंद आया था। वो ये जानते हुए भी कि ठाकुर इंडस्ट्रीज डूबने वाला है, प्रेम का मेहनत देख उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार था कि तभी उसके पास अचानक से करण का फोन आता है। करण से ये जानने के बाद कि मीरा ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के पीछे पड़ी है और जो भी उनकी सपोर्ट में आया उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद भी निहाल ने करण के बातों पर विश्वास नहीं जताए, जिसके बाद करण उसे तुरंत ही मीरा का नंबर फॉरवर्ड करता है। मीरा को फोन लगाते ही सामने से मीरा की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनकर निहाल डर अंदर जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही प्रेम के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। क्योंकि निहाल को कितना भी अच्छा क्यों न लगा हो प्रेम का प्रेजेंटेशन, पर फिर भी वो मीरा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। चल मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। ये बोलते हुए करण तुरंत निहाल के गले में वहां से निकल जाता है। अभी करण निहाल के ऑफिस के गेट से बाहर निकल आगे बढ़ाए था कि तुरंत प्रेम उसके पीछे से उसके गर्दन पकड़ते हुए बोलता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसके पीछे तुम्हारे सिवा और कोई हो भी नहीं सकता था। प्रेम ये सोचते हुए परेशान होकर वहां से निकल रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि तभी पार्किंग में लगे करण की कार पर उसकी नजर जाती है। करण की कार को देखते ही प्रेम तुरंत से पूरी बात समझ जाता है। ये सोचते हुए कि वो एक बार फिर करण की वजह से हार गया, प्रेम ने डिसाइड कर लिया था कि वह आज करण को सबक जरूर सिखाएगा, इसीलिए वह गेट के सामने छिपा हुआ था। प्रेम के ऐसे गर्दन पकड़ने की वजह से करण को अपनी सांसें उखड़ते हुए महसूस हो रही थी कि तभी पीछे खड़े गार्ड्स प्रेम को करण से दूर कर देते हैं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, बहुत जल्द तू मेरे हाथ से मरने वाला है। प्रेम की बात सुनते ही करण अपनी गर्दन पर हाथ रख उसी मसलते हुए प्रेम की ओर मुस्कुराते देख बोलता है, कैसे तेरे भाई जैसा। वैसे अगली बार से मेरे साथ ऐसा कुछ करने की उम्मीद मत करना, वरना फिर फालतू का मर्डर केस में पूरी जिंदगी जेल में शर्ता रहेगा। करण जानता था कि प्रेम कितना पागल है, इसीलिए वह तुरंत उन गार्ड्स को उसको वैसे ही पकड़े रहने का बोल तुरंत वहां से अपनी कार स्टार्ट कर निकल जाता है। करण की कार स्टार्ट करते ही वो गार्ड्स प्रेम को छोड़ देते हैं। उन गार्ड्स को ऐसे छोड़ने के बाद प्रेम करण की कार को अपनी आंखों के सामने जाते देख मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, भाई देखो, आज इन जैसे लोगों की भी हिम्मत बढ़ गया है हमारे सामने, पर आप देखना इसको मैं सबक जरूर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी जिंदगी से जेल सही।
सिद्धार्थ को पता नहीं क्यों पर जो सिद्धार्थ पहले सुबह 5 बजे के पहले उठ जाया करता था उसकी आजकल नींदें 8 बजे से पहले नहीं खुलती थी। यह सब शायद उस दवा की वजह से होता था जो अवंतिका हर रोज सिद्धार्थ को देती थी, जो महेंद्र ने उसे देने को कहा था। नींद खुलने के बाद सिद्धार्थ अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है तो अभी वहां पर कोई नहीं था, मिस्टी भी नहीं। सिद्धार्थ चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। ये देख कि अभी ना तो मिस्टी ना ही अवंतिका, कोई भी यहाँ नहीं। सिद्धार्थ तुरंत लैंडलाइन पर अवंतिका का नंबर डायल कर उसे कॉल करता है। क्या तुम लोगों अभी हॉस्पिटल में हो? मैंने कहा था ना कि मैं भी साथ चलूंगा मिस्टी के साथ, तो फिर तुम मुझे ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती हो? अभी अवंतिका कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही सिद्धार्थ गुस्से में बोलता है, पर सिद्धार्थ के इस बात को सुनने के बाद दूसरी तरफ से अवंतिका ना बोल उसकी दोस्त नैना बोलती है। जीजू, आप कितना प्यार करते हो ना अनु से, वैसे ही वो भी करती है, इसलिए तो आपको उठाया नहीं। वैसे आप टेंशन ना लो, अभी तो अनु मिस्टी को लेकर स्कूल के लिए निकली होगी। उस लड़की की ऐसी बातें सुन सिद्धार्थ का मन हुआ कि वह फोन रख दे, पर उसे मिस्टी के बारे में जानना था। पर मिस्टी के बारे में ये सुनते ही कि वह अभी स्कूल गई है, सिद्धार्थ चौंकते हुए पूछता है, स्कूल? हाँ स्कूल, क्योंकि अनु नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी खुद को दूसरों से अलग समझे, इसलिए उसने आज से ही मिस्टी का स्कूल शुरू कर दिया है। ये स्कूल कहाँ है? ये देखने के बाद कि नैना उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही, सिद्धार्थ उससे गुस्से में दोबारा पूछता है, मैंने पूछा मिस्टी को लेकर तुम्हारी दोस्त कौन से स्कूल में गई है? सेंट जेवियर्स। नैना के इतना बोलते ही सिद्धार्थ तुरंत कॉल काट देता है। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ तैयार होकर अपने बेटी की स्कूल की ओर निकल जाता। सिद्धार्थ अभी वही खड़ा था जहां उसका बेटा हर रोज पढ़ने आया करता है। ये वही स्कूल है जहां पर मिस्टी का एडमिशन करवाने अवंतिका आई थी। अब देखना यह है कि कौन पहले मिलता है सिद्धार्थ से, प्रेम, मीरा या ध्रुव। एपिसोड 112 प्रेम को दिखा सिद्धार्थ। नैना की बताए गए एड्रेस को फॉलो करने के बाद सिद्धार्थ अभी सेंट जेवियर स्कूल के सामने खड़ा था। वह स्कूल में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा था कि तभी उसे स्कूल के गार्ड ने ये कहकर रोक दिया कि उसे अपने बच्चे का आईडी प्रूफ का जेरोक्स दिखाना होगा। सिद्धार्थ के पास तो ऐसा कोई आईडी प्रूफ का जेरोक्स नहीं था, इसलिए वह स्कूल के बाहर बने उस चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वह अब यहाँ गार्ड से अंदर जाने के लिए लड़ नहीं सकता था, इसीलिए वही बाहर साइड में बने चेयर पर बैठ अपने बेटी का इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ अभी बैठा ही था कि तभी उससे कुछ दूरी पर आके एक कार रुकी। उसमें से एक आदमी फॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए अपने आंखों पर चश्मा लगाए बाहर निकला। उस आदमी को ऐसे अपने सामने देख पता नहीं क्यों पर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे कि उसे उस आदमी को आवाज देनी चाहिए, अपने पास बुला बैठने के लिए, अपने साथ बातें करने के लिए, पर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह वहीं बैठे उस आदमी को गेटकीपर से कुछ बात करने के बाद उसे अंदर जाते हुए देखता है। ये प्रेम था। प्रेम हर रोज धूप से या तो स्कूल शुरू होने से पहले या छुट्टी के वक्त या फिर कभी घर पर आकर एक बार जरूर मिलता था। अभी प्रेम अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया था, पर चूंकि उसका मीटिंग तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन वो अभी अपने ऑफिस ना जाकर ध्रुव से मिलने उसके स्कूल ही आ गया था। सिद्धार्थ अभी बैठा हुआ था कि तभी उसे स्कूल के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। ये देख सिद्धार्थ अपने चेयर से उठ खड़ा बाउंड्री के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि अभी बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका गेम पीरियड हो। वही अभी गया वह आदमी एक बच्चे के पीछे भाग रहा था, जबकि वह बच्चा अपने आंखों पर उस आदमी का चश्मा लगाए हुए उसे अपनी तरफ बार बार बुलाते हुए बोल रहा था, चाचू मुझे पकड़ो। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते देख अचानक से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ध्रुव को ऐसे फनी फेस बनाते हुए, प्रेम को ऐसे चिढ़ाते देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, ये बच्चा भी। सिद्धार्थ अभी उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी उसकी नज़र कोने में बैठी उसकी बेटी पर पड़ी, जो अभी अपने गालों पर दोनों हाथ रखे अपने आसपास के बच्चों को खेलते हुए देखी जा रही थी। मिस्टी को ऐसे देखती ही सिद्धार्थ के चेहरे पर आया मुस्कान गायब हो जाता है। उसका चेहरा अचानक से उतर जाता है। वह तुरंत उस गार्ड के पास वापस जाकर उसे अंदर जाने के लिए बोलता है, पर गार्ड नहीं मानता। ये देख सिद्धार्थ गुस्से में अभी उस गार्ड की कलूर पकड़े हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अवंतिका कर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ को रोकते हुए अवंतिका इतना बोल उस गार्ड से माफी मांगते हुए सिद्धार्थ को वहां से खींच साइड में ले जाती है। अभी अवंतिका कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में उससे पूछता है, तुम ऐसे कैसे मिस्टी को स्कूल में ला सकती हो, जबकि तुम्हें पता है वो कितना बीमार है, क्या तुम्हें नहीं दिखता? सिद्धार्थ के इस व्यवहार से अवंतिका को गुस्सा तो बहुत आया था, पर उसे पता था कि उसे अभी भी सिद्धार्थ की जरूरत है, इसीलिए वह खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए करती है,
मैंने जो कुछ भी किया मिस्टी के लिए ही किया। मैंने डॉक्टर से भी बातें कर ली है, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। सिद्धार्थ के बातों का जवाब देते हुए अवंतिका उसे बहुत मुश्किल से अपने बातों में फिर से फंसा लेती है। वहीं सिद्धार्थ की नज़र बार बार साइड में बैठी अपनी बेटी की ओर जा रही थी, जो अभी काफ़ी उदास थी, शायद अपने स्कूल चेंज होने की वजह से। पर उसको ऐसे देख सिद्धार्थ को लग रहा था जैसे वह अभी काफ़ी बीमार है, इसलिए सिद्धार्थ उसके लिए परेशान था। थोड़ी देर बाद ही प्रेम ध्रुव के साथ खेलने के बाद स्कूल से बाहर निकालता है। क्योंकि पीरियड बेल बज गई थी, ध्रुव का गेम पीरियड खत्म हो गया था, तो उसकी नज़र साइड में खड़े उस कपल पर पड़ता है, जो अभी ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सिद्धार्थ अभी प्रेम के साइड से पीठ किए हुए खड़ा था, इसलिए उसे सिद्धार्थ दिखता नहीं। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से बहस करते देख प्रेम एक बार मुस्कुरा अपने पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसे उसका चश्मा नहीं मिलता। ये देख प्रेम मुस्कुराते हुए वापस से अपनी कार में बैठ कार स्टार्ट कर वहां आगे बढ़ता है। प्रेम अभी कुछ दूरी पर गया ही था कि अचानक से वो अपने साइड में लगे मिरर में देख चौंक जाता है। भाई, इतना बोलते हुए अचानक से प्रेम अपनी कार की ब्रेक तेजी से मारता है, जिसके वजह से उसका सिर आगे लगता है। पर फिर भी अपनी परवाह किए बिना प्रेम तुरंत अपनी कार की गेट खोल उस साइड भागता है जहां उसने अभी अभी सिद्धार्थ को देखा था। पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। ये देख प्रेम वहीं उस साइड में लगी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। क्या मैंने सच में भाई को देखा, या वो मेरा बस भ्रम था? पर इतने दिनों बाद मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, इसका मतलब भाई। इतना बोलते हुए प्रेम अपने चेहरे को ढक लेता है। एपिसोड 113 प्रेम को पता चला सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ को प्रेम के स्कूल के सामने देखने के बाद प्रेम को यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम खुद में कंफ्यूज था कि क्या उसने सिद्धार्थ को ही देखा या बस ये उसका भ्रम था। पर फिर भी प्रेम एक बार संध्या से इस बारे में बात करने के लिए कॉल लगाता है, पर संध्या उसकी फ़ोन का कोई जवाब नहीं देती। प्रेम अभी फ्री था, इसीलिए वो सीधा मीरा के ऑफिस संध्या से मिलने के लिए पहुंच जाता है। प्रेम अभी मीरा के ऑफिस के गेट पर ही था कि तभी उसे मीरा अपने केबिन से बाहर निकलते हुए दिखाती है। मीरा को ऐसे देख प्रेम अपने कदम उसके तरफ बढ़ाता ही है कि तभी उसके पीछे से आ रहे आदमी को देख प्रेम की कदम रुक जाता है। ये करण आहूजा था। अभी मीरा के पीछे से करण और कुमार आ रहे थे। मीरा के पीछे से करण आहूजा को देखते ही प्रेम का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसका मन हो रहा था कि वो आगे बढ़ तुरंत से करण को 2-4 लगा दे। यही सोचते हुए प्रेम ने अभी अपनी कदम आगे बढ़ाई ही थी कि तुरंत से पीछे से कोई प्रेम का हाथ पकड़ उसे कॉफी एरिया की ओर खींच लेता है। वो संध्या थी। प्रेम के गुस्से को समझने के बाद भी संध्या शांति से पूछती है, तुम अभी यहाँ कैसे? वो यहाँ क्या कर रहा है? कौन? करण संध्या को ऐसे उसके बात ना समझते देख प्रेम गुस्से में बोलता है। प्रेम को ऐसे गुस्से में देख संध्या उसको समझाते हुए बोलती है कि करण मीरा का पार्टनर है, इसीलिए वो बस उससे अपने बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने आया था। पर प्रेम का गुस्सा ये सब सुनने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। प्रेम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाते हुए संध्या से यह बोल वहां से वापस चला गया। अच्छा है, जब भाभी को भाई से कुछ लेना देना ही नहीं तो मैं खुद सब कुछ पता लगा लूंगा। भाई से कुछ लेना देना नहीं। प्रेम के इस बात को सोच संध्या कंफ्यूज थी कि तभी उसे ध्यान आया कि ठाकुर परिवार सिद्धार्थ के लिए कोई पूजा करवाने वाला था। शायद से प्रेम उसी लिए गुस्सा है क्योंकि मीरा उसमें जा नहीं रही है। प्रेम वापस से स्कूल जाता है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने उसे गेट पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को देखने का परमिशन दिया, तो प्रेम सीसीटीवी की फुटेज अभी से 1 घंटे पहले की चेक करता है। पूरा फुटेज के दौरान प्रेम को उसमें सिद्धार्थ की पर्सनालिटी वाला वह आदमी स्कूल के साइड में लगे टेबल पर बैठते हुए दिख रहा था। पर कुछ देर बाद ही उसे वह इंसान गेट के सामने आता दिखता है। उस इंसान का चेहरा अभी भी झुका हुआ था, पर जैसे ही वो आदमी उस चौकीदार को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी उसे ऐसा करते देख प्रेम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए तेज आवाज में बोलता है, भाई। सीसीटीवी की फुटेज क्लियर नहीं थी, पर प्रेम उस आदमी की पर्सनालिटी और गुस्से को देखकर फुल कॉन्फिडेंस था कि वह उसका भाई है। प्रेम अपने भाई को देख वहां सीसीटीवी में फुटेज दिखा रहे स्टाफ को खुशी से गले लगा लेता है। प्रेम तो पक्का यकीन था कि ये उसका भाई था, पर वह ये देखकर कंफ्यूज था कि उसका भाई इस औरत के साथ क्या कर रहा है। आखिर इन दोनों में क्या रिश्ता है? जैसे उस औरत ने उसकी भाई की हाथ को पकड़ रखा था, वैसे उनको एक देख प्रेम को उन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता लग रहा था, क्योंकि प्रेम अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। वह ऐसे ही किसी को खुद के करीब नहीं आने देता है। सबसे पहले मुझे भाई से मिलना होगा। अगर वो सच में भाई ही है तो इतना सालों से घर वापस क्यों नहीं आए? और वो औरत कौन थी? अपने सारे बातों का जवाब जानने के लिए प्रेम को सबसे पहले सिद्धार्थ से मिलना है,
यही सोच वह स्कूल के बाहर एक बार फिर से चेक करता है, पर उसे सिद्धार्थ इस बार भी नहीं दिखता। ये देख प्रेम अभी के लिए वहां से चला जाता है। आगे क्या कारण होगा उसके तैयारी के लिए। दूसरी तरफ अभी सिद्धार्थ अवंतिका के घर में बैठा हुआ था। वही अवंतिका भी उसके सामने ही बैठे हुए थी। पिछले 1 घंटा से हुई बहस के बाद फाइनल अवंतिका ने सिद्धार्थ को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि वह मिस्टी को स्कूल उसी की बेनिफिट्स के लिए भेज रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी खुद को दूसरों से अलग समझे। बाद में शाम के वक्त वह उसे हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। सारी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ अचानक से उठा और बाहर की ओर जाने लगता है। ये देख अवंतिका पूछती है, तुम अब कहाँ जा रहे हो? अवंतिका की बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ उस घर से निकल गया। मुझे मिस्टी को घर वापस भी तो लाना है, वैसे भी घर में बैठे बैठे उसके बारे में सोचने से अच्छा मैं उसके स्कूल के बाहर चला जाऊं। इस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। उसको ऐसे जाते देख अवंतिका इतना बोल वापस से अपने काम में लग जाती है। सिद्धार्थ पूरे दिन स्कूल के बाहर ही बैठा था, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए परेशान था। करीब 1 बजे के आसपास मिस्टी के स्कूल की छुट्टी होती है, तो सारे बच्चे अपने अपने क्लास से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। स्कूल के बाहर भी पेरेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि यह स्कूल यहाँ के प्रेस्टीजियस स्कूल में से एक था, इसीलिए यहाँ पर अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते थे। अभी स्कूल के बाहर गाड़ियों की भी लाइन थी। सिद्धार्थ बिना अपनी पलकें झपकाए अंदर की ओर देख रहा था कि तभी उसे दूसरी साइड से ध्रुव आता दिखता है। ध्रुव अभी भी लड़कियों से बात करते हुए अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए बाहर निकल रहा था। उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये बच्चा सब में सिद्धार्थ अभी इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी मिस्टी आकर उसका हाथ खींचने लगती है। सिद्धार्थ ध्रुव को देखने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे खुद की तरफ आती मिस्टी भी दिखाई नहीं देती। डैडी आप कहाँ देख रहे थे? मैं तो यहाँ हूँ। मिस्टी की बात सुनते ही सिद्धार्थ उसका बैग ले उसे गोदी में उठाते हुए इतना बोल आगे की ओर बढ़ जाता है। कहीं नहीं बेटा चलो। मिस्टी को गोद में लिए आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो ध्रुव अभी गेट के अंदर उन लड़कियों के साथ बातें करते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उस बच्चे को ऐसा मुस्कुराते देख सिद्धार्थ भी मुस्कुराने लगता है। सिद्धार्थ का तो मन हो रहा था कि वह एक बार जा उस बच्चे से बात करे या उसके साथ खेले, पर उसे मिस्टी को लेकर अभी के लिए स्कूल से घर जाना ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए वह वापस से मुड़ जाता है। मिलके भी ना मिले 5 एपिसोड आज से पॉकेट नोबल पर अपलोड हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे पढ़ सकता है। धन्यवाद। ये कहानी है कबीर मल्होत्रा के जुनून की हद की, जो एक अनजान लड़की के साथ गलती से एक रात बिताने के बाद हो जाता है। उसका दीवाना वो कैसे भी चाहता था उस लड़की को पाना जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। ये कहानी है अपनी बहन के ऊपर जान तक दे देने वाले तैयार भाई सिद्धार्थ की, जो कबीर से अपनी बहन को बचाने के लिए उसको गायब ही कर देता है कुछ दिनों के लिए, पर अंत में अपनी बहन के लिए ही उसको बंधना पड़ता है एक ऐसी ही जबरदस्ती के रिश्ते में जो उसकी खुद की चॉइस थी। ये कहानी है जिया मेहरा की, जिसको इन सब का कुछ पता ही नहीं होता। वो बस एक दिन नंबर 1 पर रहने के अपने सपने को पूरा करने में लगी थी। क्या होगा जब 3 महीनों बाद मुलाकात होगी जिया और कबीर की? क्या कबीर दिला पाएगा जिया को अपने प्यार का एहसास? क्या कभी जिया समझ पाएगी कबीर के प्यार को? क्या कुछ नहीं करेगा सिद्धार्थ अपनी बहन को कबीर से बचाने के लिए? क्या होगा जब एक दीवाने और अपनी बहन पर जान देने वाले भाई का होगा आमना सामना? एपिसोड 114 मीरा सिद्धार्थ एक जगह पर। मीरा वो मैंने कुमार अपने हाथ में एक फाइल लिए तेजी से मीरा के केबिन के अंदर आते हुए बोलता है, पर केबिन में आते ही केबिन की हालत देख कुमार की बोलती बंद हो जाती। दरअसल अभी मीरा के केबिन में चारों तरफ उसके फाइल्स फेंके हुए थे। उसका टेबल भी सही से नहीं था, पर मीरा तो बहुत साफ से रहती थी। फिर यह सब कैसे? ये सब सोचते हुए अभी कुमार आगे बढ़ते हुए कुछ बोल पाता कि तभी दूसरी तरफ से उसके सिर पर एक जूता आकर लगता है। कुमार जूता उठाकर देखता है तो एक बच्चे का जूता था। उसे देखते ही कुमार उस साइड देता है जहां से यह जूता आया था, तो वह चौंक जाता है। वहां पर ध्रुव था। ध्रुव बेटा ये आप क्या कर रहे हो? कुमार के इस बातों का कोई जवाब न देते हुए ध्रुव कुर्सी के सहारे टेबल पर खड़ा हो उस पर रखे बाकी फाइल को फेंकने लगता है। ध्रुव को ऐसे फाइल्स को फेंकते देख कुमार आगे बढ़ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बदले में ध्रुव उसी पर उन फाइल्स को फेंकते लगता है। ये देख कुमार एक साइड हो जाता है। टेबल पर रखे सारे फाइल्स को उठाकर फेंकने के बाद रूस कहाँ पर रखे लैपटॉप को अपने हाथ में उठा लेता है। ध्रुव लैपटॉप को नीचे छिपा ताकि उससे पहले ही कुमार आगे बढ़ उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, नहीं बेटा ये आप नहीं फेंक सकते, इसमें मम्मा के इम्पोर्टेंट फाइल्स है। कुमार के बोलने के बाद भी ध्रुव नहीं मानता। वह टेबल पर चढ़े हुए
मीरा का लैपटॉप उठा फेंक देता है, पर कुमार भी अपने मालिक के लिए कम वफादार नहीं था। वह तुरंत उस लैपटॉप को कैच करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। ओह, बच गया। नीचे गिरे हुए कुमार अपने हाथ में उस लैपटॉप को पकड़े हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है। कुमार जानता था कि अगर मीरा के लैपटॉप बर्बाद हुआ तो मीरा उसका गुस्सा अपने बेटे पर तो कभी नहीं उतारेगी, पर वह उसे भी नहीं छोड़ने वाली। वह अपना सारा गुस्सा ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय और उस पर उतारेगी। इसीलिए उस लैपटॉप को बचाने के लिए बेचारे ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कुमार अभी नीचे लेटा था। वही ध्रुव टेबल पर चढ़े हुए और क्या उठाकर नीचे फेंक सकता है उस बारे में सोच रहा था कि तभी केबिन में मीरा आती है। अपने केबिन की हाल देखते ही मीरा गुस्से में तू क्यों बोलती है? ध्रुव, ये क्या कर रहे हो आप? मीरा की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुन ध्रुव अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ जाता है। वही गिरा हुआ कुमार भी खड़ा हो जाता है। अभी उसके हाथ में मीरा का लैपटॉप था। अपने बेटे को ऐसे उदास बैठे देख मीरा को रियलाइज होता है कि शायद से उसने थोड़ा ज्यादा गुस्से में बोल दिया। वैसे भी उसकी गलती थी, इसलिए मीरा ध्रुव के पास जा बोलती है, अच्छा सॉरी, चलो अब मैं फ्री हूँ, हम आज रात डिनर पर चलते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ अब कहीं नहीं जाना, आप मुझे प्यार ही नहीं करती। इतना बोलते हुए ध्रुव तुरंत उस टेबल से उतर बाहर की ओर भागने लगता है। ये सब ठीक करवा देना, अब आज कोई काम नहीं। कुमार की बातों का इतना जवाब दे मीरा अपने बेटे के पीछे चली जाती है। दरअसल आज मीरा ने ध्रुव से वादा किया था कि वह उसे आज ह्यूमन पार्क ले जाएगी, पर अपने मीटिंग की वजह से आज मीरा इतना बिजी थी कि वह तो उसे स्कूल से भी लेने वापस नहीं गई थी। आज मीरा का ड्राइवर ही ध्रुव को स्कूल से वापस लेने गया था। स्कूल से आने के बाद पूरे 2 घंटे तक ध्रुव मीरा के इंतजार करते हुए उसके केबिन में बैठा हुआ था, पर जब मीरा 2 घंटे के बाद भी नहीं आई तो ध्रुव का गुस्सा बढ़ जाता है। वो ऑफिस के सामना उठा उसे फेंकने लगता है। शाम का वक्त था। अभी सिद्धार्थ अवंतिका और मिस्टी के साथ हॉस्पिटल में था। ये देखने के बाद कि अवंतिका की दोस्त नैना असलियत में एक डॉक्टर है, सिद्धार्थ ने थोड़ी राहत की सांस ली, वरना उसे पूरा यकीन था कि अवंतिका हर बार की तरह उससे इस बार भी झूठ ही बोल रही थी। मिस्टी को देखने के बाद उस हॉस्पिटल की डॉक्टर ने सिद्धार्थ को बताया कि मिस्टी धीरे धीरे दवा से ही रिकवर कर जाएगी, भी उसके लिए उसका ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मिस्टी को नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर के इस बात को जानने के बाद सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ, पर सिद्धार्थ को पता नहीं था कि यह सब अवंतिका का प्लान था। उसने पहले से ही डॉक्टर को अपनी झूठ छुपाने के लिए पैसा दे रखी थी। डॉक्टर से दिखाने के बाद अभी सिद्धार्थ, अवंतिका, मिस्टी और नैना घर वापस लौट रहे थे। अभी अवंतिका अपने दोस्त के साथ आगे बैठे हुए थी, वही सिद्धार्थ मिस्टी के साथ पीछे की। तभी अचानक से मिस्टी सिद्धार्थ से बोलती है, डैडी मुझे भूख लगी है। अभी मिस्टी के बातों पर अवंतिका या सिद्धार्थ में से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही नैना बोलती है, हाँ यार, मुझे भी भूख लग रहा है, चल ना पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। नैना की बात सुन अवंतिका सिद्धार्थ की ओर देखती है तो वह अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उसकी ओर ही देख रहा था। ये देख अवंतिका उसका हाँ समझ नैना से मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है फिर। थोड़ी देर बाद ही नैना अपनी कार एक होटल के सामने रोकती है, जिसके बाद सभी कार से बाहर निकलते हैं। नैना ने पहले ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, इसलिए जाते ही उन्हें टेबल मिल जाता है। वह चारों जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी बेटी को बैठने में मदद करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। टेबल पर बैठते ही नैना खाने का ऑर्डर करती है। अवंतिका भी अपने फेवरेट डिशेज ऑर्डर करती है। वही बैठा सिद्धार्थ इन लोगों के साथ खाना खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी की फेवरेट डिश को ही अपने लिए बोल देता है। ऑर्डर करने के बाद तुरंत ही उनका खाना आता है। अपने टेबल के सामने बैठे हुए वो चारों खाना खा रहे थे। अवंतिका तो नहीं, पर सिद्धार्थ अपनी बेटी की मदद कर रहा था खाने में। जब से सिद्धार्थ मुंबई आया था तब से ही उसने नैना के किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। ये देखने के बाद भी नैना हार नहीं मानती। वह एक बार फिर सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करते हुए पूछती है, जीजू तो आपको यहाँ के खाना कैसा लगा? पर हर बार की तरह सिद्धार्थ इस बार भी नैना के बातों को इग्नोर कर अपनी बेटी को खाना खिलाने में हेल्प करने में बिजी रहा। सिद्धार्थ को ऐसे खुद को फिर से इग्नोर करते देख नैना जैसे ही दोबारा अपनी मुंह खोलते हुए कुछ बोलने वाली होती है कि उससे पहले ही मिस्टी उसे रोकते हुए बोलती है, नैना आंटी आप डैडी को तंग क्यों कर रही हो, उन्हें खाने दो। मिस्टी की इस बात को सुन नैना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखा वापस से खाने लगती है। पूरे खाना खाने के वक्त तक सिद्धार्थ ने किसी से कोई बातें नहीं की। वह बस मिस्टी के बातों पर कभी कभी मुस्कुरा देता था या अपना सिर हिला देता था। वहीं दूसरी तरफ नैना और अवंतिका पागलों की तरह एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। उनके पास शायद से बात करने के लिए ऐसी ढेर सारी टॉपिक्स थी जो कि शायद से सिद्धार्थ के पास नहीं था।
थोड़ी देर बाद ही खाना खाने के बाद अवंतिका, नैना, मिस्टी और सिद्धार्थ उस होटल से बाहर निकलने लगते हैं। अवंतिका नैना से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, वही सिद्धार्थ अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे चल रहा था, ये देखते हुए कि उसकी मम्मा अभी उसके डैडी के साथ ना जाकर अपने दोस्त के साथ ऐसे जा रही है। मिस्टी दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास भागती है कि तभी मिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टी को ऐसे गिरते देख उसके पीछे चल रहा सिद्धार्थ अचानक से उसके ओर बढ़ते हुए चिल्लाता है, मिस्टी। सिद्धार्थ को पता नहीं था, ना ही मीरा को, पर अभी वो दोनों एक ही होटल में थे। ये बात अलग थी कि उन दोनों के टेबल में काफ़ी दूरियां थी, पर सिद्धार्थ से इतनी दूर बैठे मीरा अभी अपना चम्मच उठाए खाना खाना स्टार्ट करने वाली थी कि तभी सिद्धार्थ की आवाज़ सुनते ही मीरा की चम्मच प्लेट पर गिर जाता है। तुरंत ही मीरा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह जहां अभी अपने बेटे की बात सुन मुस्कुराते हुए खाना खाने जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ की इस आवाज़ को सुनते ही मीरा का चेहरा सख्त हो जाता है। मीरा के चेहरे पर पसीना आने लगता है, वह घबराने लगती है। मीरा अपने लड़खड़ा की आवाज में बोलती है, SIDHATTH। एपिसोड 115 ध्रुव के सामने सिद्धार्थ उस आवाज को सुनते ही अचानक से मीरा के चेहरे का रंग उतर गया, उसके सिर पर पसीने आने लगे थे। मीरा सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे खुद पर यकीन था कि वह सिद्धार्थ वो बहुत अच्छे से जानती है, पर सिद्धार्थ की आवाज उसे भला कैसे सुनाई दे सकती है। वह तो बहुत साल पहले ही। मम्मा क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रही? मीरा अपनी सोच में डूबी हुई ही थी कि तभी ध्रुव के इस बात से उसका ध्यान टूटा। नहीं मैं ठीक हूँ, आप खाओ। ध्रुव के बातों का इतना जवाब देते हुए मीरा सोचने लगी कि क्या उसने अभी सच में सिद्धार्थ की आवाज़ सुनी थी या ये सब उसका भ्रम था। अभी मीरा फिर से खाना खाने शुरू ही करने वाली थी कि वापस से उसे वही आवाज़ सुनाई देता है। नहीं, ये कोई सपना नहीं हो सकता। इस बार आवाज़ सुनते ही मीरा तुरंत अपने चेयर से हड़बड़ाते हुए उठ अपने आसपास के टैब्लो की ओर देखती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अभी मिष्टी को गोद में लिए कार के अंदर बैठा रहा हूँ, क्योंकि मिष्टी गिर गई थी जिसकी वजह से उसके घुटनों पर थोड़ा सा खरोच लग गया था। इसीलिए सिद्धार्थ उसे तुरंत गोद में उठा कार के पास ले जाता है। कुछ नहीं लगा, ये नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, घर चलकर मैं इसका फर्स्ट एड कर दूंगी। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ मिष्टी के लिए कितना परेशान हो रहा है, नैना उसे समझाते हुए बोलती है। नैना के इस बात को सुनते ही सिद्धार्थ अपनी बेटी की ओर देखने लगता है, जिसके चेहरे पर अभी दर्द का कोई भाव नहीं था। ये देख सिद्धार्थ भी टेंशन फ्री होकर जाकर मिष्टी के बगल में बैठ जाता है। वहीं होटल के अंदर मीरा को जब चारों तरफ से ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखता, तो मीरा भागते हुए थक हार के गेट के पास आती है। तो मीरा को अपने सामने लगी कार में दो लड़कियां बैठते दिखती है, बाकी वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, जिसे देख मीरा सिद्धार्थ के होने का संदेश करे। क्या ये बस मेरा भ्रम था? पर ऐसा कैसे? मीरा होटल के चारों बगल देखते हुए हाफने वाली आवाज में खुद में बड़बड़ाती है। अभी मीरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से ध्रुवा उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछता है, मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो वो ये सब जाने दो, क्या आपको और खाना है? नहीं। मीरा की बात सुनते ही ध्रुव तुरंत अपना सिर ना महिला देता है, जिसके बाद मीरा वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ, अवंतिका, मिष्टी और नैना अभी कार में थे, जहां एक तरफ अभी अवंतिका अपने फोन में कुछ कर रही थी, वहीं नैना का कार ड्राइव करते हुए साइड मिरर से बार बार पीछे की ओर देख रही थी। अभी सिद्धार्थ पीछे मिष्टी के साथ खेल रहा था, वह बार बार मिष्टी के पैरों में लगे घाव को भी चेक कर रहा था। वही अवंतिका अभी अपने फोन में लगी थी। सिद्धार्थ और मिष्टी को इतना करीब देख नैना एक बात तो बहुत अच्छे से जान गई थी कि मिष्टी अभी सिद्धार्थ की सबसे बड़ी कमजोरी है। वही मिष्टी भी सिद्धार्थ को अपनी खुद की मां से ज्यादा मानती है। घर पहुंचते हैं, सिद्धार्थ तुरंत मिष्टी को लेकर घर के अंदर जाता है। वहीं नैना भी इस बार अवंतिका के साथ ना जा सिद्धार्थ के पीछे चली जाती है। तुरंत ही वह अपने रूम से फर्स्ट एड किट ला उसके से बैंडेज निकाल मिष्टी के घुटनों पर लगे घाव को साफ करके वहां लगा देती हैं। डैडी देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे ही चिंता कर रहे थे। नैना के बैंडेज लगाने के तुरंत बाद मिष्टी सिद्धार्थ के गले लग मुस्कुराते हुए बोलती है। अपनी बेटी को इतना खुश देख सिद्धार्थ तुरंत मिष्टी के गालों पर एक किस करने के बाद मुस्कुराते हुए नैना की ओर देखता है, जिसके बाद सिद्धार्थ तुरंत मिष्टी को अपनी गोद में उठा वहां से निकल जाता है। पर सिद्धार्थ के जाने के बाद भी नैना अभी भी अपने हाथों में फास्ट एड बॉक्स लिए हुए चौंकने वाले एक्सप्रेशन से वहीं बैठी थी। अवंतिका फ्रिज से बोतल निकालते हुए जैसे ही लिविंग रूम में आती है तो उसे अपनी दोस्त मुंह खोले हुए बैठे दिखती है। ये देख अवंतिका तुरंत उसके गालों पर एक हाथ सटाते हुए बोलती है, तुझे क्या हुआ?
ये बंदा हंसता भी है। कौन? नैना की ऐसी बात सुनते ही अवंतिका तुरंत उससे पूछती है, जिस पर नैना सामने की ओर इशारा करती है जहां पर सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ की ओर देखते ही अवंतिका बेफिक्री से जवाब देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू नहीं समझेगी, चलो अच्छा है। इतना बोलते हुए नैना तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बैठी अवंतिका को नैना को कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए वह भी वहां से उठकर चली जाती है। बेटा, आज आपको ड्राइवर अंकल स्कूल छोड़ने जाएंगे, पर इस बार आप कोई शैतानी नहीं करोगे। उनके साथ मीरा टेबल पर रखे अपने फोन को उठाते हुए ध्रुव से बोलती है, जो अभी अपने स्कूल बैग को पैक करने में लगा हुआ था। मीरा की बात सुनते ही तुरंत ध्रुव मीरा के पास जा उसके पैरों से गले लगते हुए बोलता है, बिल्कुल मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं गुड बॉय बनकर रहूंगा। इतना बोलते हुए मीरा तुरंत ध्रुव को अपने गोद में उठा उसे घूरने लगती है। मेरा मतबल, मैं शैतानी नहीं करूंगा। गुड। इतना बोलते हुए मीरा तुरंत अपने फोन के साथ ध्रुव का बैग उठा उसके साथ अपने रूम से निकल जाती है। नीचे जाते ही ध्रुव अभी नाश्ता ही कर रहा था कि तभी मीरा घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कुमार के साथ जाना था। मीरा अभी इतना सुबह इसलिए जा रही थी ताकि वो शाम तक वापस आ सके, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा उसके एब्सेंट में कितना शैतानी करता है। कुछ ही देर बाद मीरा का ड्राइवर ध्रुव को लेकर स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचते ही ध्रुव स्कूल के बाहर लगे ठेले पर आइसक्रीम देख ड्राइवर से बोलता है, अंकल मुझे आइसक्रीम खाना है। नहीं ध्रुव बाबा, मैं आपको आइसक्रीम नहीं दिला सकता। क्यों भला? तो फिर ठीक है, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। ड्राइवर की बात सुनते ही ध्रुव इतना बोल कार में ही अपने हाथ पर हाथ चढ़ा बैठ जाता है। बाबा, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, मैडम ने माना किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना मुझे मैडम को बोलना होगा। ठीक है, फिर बोल दो, पर पहले आइसक्रीम फिर स्कूल। इतना बोलते हुए अपने कार से बाहर निकल बिना अपना बैग लिए हुए खड़ा हो जाता है। अगर मीरा मैडम को पता चला कि मैंने बाबा को आइसक्रीम दिलवाई है तो वो पक्का मुझे जॉब से निकाल देगी, और अगर बाबा को आइसक्रीम ना दिलवाया तो वो पक्का मुझे जॉब से निकलवा देंगे। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह मीरा को कॉल भी नहीं लगा सकता था और ध्रुव को ऐसे स्कूल के बाहर छोड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए ड्राइवर ने खुद में ही डिसाइड किया कि वह ध्रुव को आइसक्रीम दिलवा देगा, पर बदले में उससे ये प्रॉमिस भी ले लेगा कि यह बात मीरा से न बोले। ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया। वह आइसक्रीम ठेले पर जाकर सबसे महंगी वाली आइसक्रीम ले आकर ध्रुव को दे उससे वादा ले लेता है, जिसके बाद ध्रुव तुरंत अपने आइसक्रीम को खाते हुए स्कूल के अंदर चला जाता है। बाय अंकल। इतना बोलते हुए ध्रुव अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए स्कूल के अंदर चला जाता है। ध्रुव अभी अपने आइसक्रीम खाते हुए स्कूल के बने प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था। यहाँ से बाहर से आ रहे सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। उन बच्चों को देखते हुए ध्रुव मजे से आइसक्रीम खा रहा था, क्योंकि मीरा कभी उसे आइसक्रीम नहीं दिलवा दी थी, इसीलिए ध्रुव ने आज उसके ना होने का फायदा उठाया था। ध्रुव अभी मजे से अपने आइसक्रीम को खा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आते सिद्धार्थ पर जाती है, जो अभी मिस्टी का हाथ पकड़े हुए उससे बातें करते हुए आ रहा था। डैड। सिद्धार्थ को देखते ही ध्रुव अपनी आइसक्रीम खाना भूल जाता है। वह शॉक्ड रह जाता है। उसकी मम्मा ने तो उसे बताया था कि उसके डैडी भगवान के पास चले गए, फिर उसके डैडी उसके सामने कैसे आ सकते हैं। अभी ध्रुव के मुंह के चारों तरफ आइसक्रीम लगा हुआ था, वहीं उसके हाथ में रखा वह आइसक्रीम भी पिघल रहा था। पर ध्रुव को अभी इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। अभी के लिए वह अपने पिता को देखकर शॉक था। कुछ देर की ऐसी चुप्पी के बाद ध्रुव अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, डैड डैड। एपिसोड 116। बेटा, मैं आपका डैडी नहीं। सिद्धार्थ को देखते ही ध्रुव चौंक गया था, पर फिर ये देखते हुए कि सिद्धार्थ उसकी ओर ही आगे बढ़ रहा है, ध्रुव तुरंत अपने हाथों में लिए आइसक्रीम को नीचे फेंकते हुए उसकी ओर आगे बढ़ता है। ध्रुव तुरंत सिद्धार्थ के पास जा उसके पैरों से गले लगते हुए बोलता है, डैड यू आर अलाइव डैड। वही खरे सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उस बच्चे की ओर देखता है जो अभी अपने चेहरे पर आंसू और मुस्कान लिए उसके पैरों से लगे हुए डैडी डैडी बोले जा रहा था। उस बच्चे को देखते ही सिद्धार्थ उसे पहचान गया था कि यह कल वाला ही बच्चा है, पर वह उसका डैडी कैसे हुआ। ये सोचते हुए कि शायद ये बच्चा अपने पिता को लेकर परेशान होगा, सिद्धार्थ तुरंत अपने घुटनों के बल बैठते हुए उसके कंधों से पकड़ते हुए पूछता है, बेटा क्या हुआ, आप ठीक हो? अपने डैड को क्या हुआ है, वो कहाँ है? सिद्धार्थ को ऐसा कहते देख ध्रुव तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, आप ही तो हो मेरे डैडी। इतना बोलते हुए ध्रुव तुरंत सिद्धार्थ के गले लग जाता है। ध्रुव के ऐसे करने से सिद्धार्थ शॉक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ध्रुव के ऐसे गले लगने की वजह से सिद्धार्थ भी अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था।
इस बच्चे को ऐसे उसे डैडी कहते देख। पर वही खरी मिस्टी को ये सब देख बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि एक तो उसके सामने कोई और बच्चा उसके डैडी को अपना डैडी बुला रहा था, दूसरा वहां खड़े कुछ दूसरे स्टूडेंट अभी सिद्धार्थ और ध्रुव की ओर ही घूरे जा रहे हैं थे, और अभी उसके डैडी भी इस बच्चे के गले लगे हुए खुश थी, ये सोचते हुए ही कि कहीं सिद्धार्थ उससे दूर न चला जाए। मिष्टी के आंखों में तुरंत आंसू भर जाता है। हटो हटो, मेरे डैडी से दूर हटो। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ कुछ नहीं कर रहा है, मिष्टी आगे बढ़ सिद्धार्थ के कंधों से ध्रुव के हाथों को हटाती है। मिष्टी की ऐसी रोनी आवाज सुन सिद्धार्थ का भी ध्यान टूटता है, तो वह अपनी बेटी की ओर देखता है, जो अभी अपनी आंखों में आंसू लिए ध्रुव को घूरे जा रही थी। डैड चलो अभी हम सबसे पहले घर जाएंगे, नहीं ऑफिस मम्मा को सरप्राइज देने के लिए, वह आपको ऐसे देख बहुत खुश हो जाएगी। ध्रुव मिष्टी की ओर ध्यान दिए बिना सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए बोलता है। ये देखते हुए कि ध्रुव उसके बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा, मिष्टी तुरंत उसे सिद्धार्थ के सामने से हटा खुद सिद्धार्थ के शर्ट पर लगे ध्रुव के हाथों की आइसक्रीम को पोंछते हुए बोलती है, तुम मेरे डैडी को अपना डैडी कह भी कैसे सकते हो? एक तो तुम्हारी वजह से मेरे डैडी की कपड़े गंदी हो गई। दोनों बच्चों के बीच की इस जंग को समझते हुए सिद्धार्थ अपनी बेटी को शांत करा उसके हाथों को पकड़ पीछे खींचते हुए ध्रुव से बोलता है, बेटा आपके डैडी कहाँ है? आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। वही खरा ध्रुव सिद्धार्थ की इस बात को सुनते ही शांत हो जाता है। वह अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सिद्धार्थ की ओर घूरने लगता है, जो अभी उसी की ओर देख रहा था। पर उसके एक हाथ मिष्टी के हाथ को पकड़े हुए थे, ये शायद इसलिए था कि कहीं मिष्टी उससे दूर न चली जाए। सिद्धार्थ की ये हरकत देख ध्रुव की मुठियां कस जाती है। ध्रुव अचानक से सिद्धार्थ से पूछता है, डैड क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? क्या आपने मम्मा को धोखा दिया है? धोखा? यस डैड, क्या आपने मम्मा को धोखा दिया है? मैंने धोखा दिया? नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हो रहा होगा। मैंने अभी ध्रुव की बातों का जवाब देते हुए सिद्धार्थ उससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी ध्रुव उससे पीछे हटते हुए ये बोल वहां से भाग जाता है। नहीं डैड, आपने हमें धोखा दिया है। अरे सुनो, ये बच्चा जरूर किसी मुसीबत में है। ध्रुव को ऐसे भागते देख सिद्धार्थ खुद में इतना बाबरा उसके पीछे भागने ही वाले होता है कि तभी उसकी बेटी उसका हाथ खींचने लगती है। ये देख सिद्धार्थ रुक जाता है। उसकी बेटी बीमार थी, वो किसी और के बच्चे के लिए अभी अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता था। वही खड़ा उन बच्चों में से अचानक से एक बच्चा सिद्धार्थ के पास आ बोलता है, हेलो अंकल, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, ये जरूर ध्रुव के दोस्तों ने उसे डेयर दिया होगा। डेयर? जी हाँ अंकल, ये ध्रुव के दोस्तों का उसको दिया कोई डेयर होगा। आपको पता नहीं, ध्रुव हमारी क्लास का सबसे शैतान बच्चों में से एक है। वह ऐसी गेम खेलते रहते हैं। सिद्धार्थ के बातों का इतना जवाब देते हुए वह बच्चा वहां से चला जाता है। वही खड़ा सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ अभी कुछ देर पहले हुआ क्या। पर उसकी बेटी उस बच्चे की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ से बोलती है, डैडी मैंने कहा था ना, वो लड़का आपको परेशान करने के लिए कर रहा था। अब आप जल्दी वॉशरूम जा, अपने कपड़ों को साफ करो, उस शैतान ने पूरा गंदा कर दिया है। मैं ठीक हूँ, तुम अपने क्लास जाओ। मिष्टी को तुरंत वहीं से जाने के लिए छोड़ सिद्धार्थ वापस मुड़ जाता है। पर सिद्धार्थ को अभी भी उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने ये सब बस अपने डेयर के लिए किया था, क्योंकि सिद्धार्थ ने ध्रुव के आंखों में अपने लिए वह प्यार देखा था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह बच्चा उससे पापा क्यों बोल रहा था? यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ स्कूल की गेट से बाहर निकल आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ को नहीं पता था, पर अभी उस स्कूल के आसपास प्रेम के लगाए हुए लोग थे, जो कब से सिद्धार्थ के पिक्चर लिए अपने हाथों में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र स्कूल के गेट से निकलते सिद्धार्थ पर जाती है। सिद्धार्थ को अपने सामने देखते ही उनमें से एक तुरंत प्रेम को फ़ोन लगाकर बोलता, सर आपने जो पिक्चर हमें दिया था वो आदमी अभी स्कूल से बाहर निकल रहा है। उस आदमी की बात सुनते ही प्रेम के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। वह तुरंत अपनी कार की चाबी उठा ऑफिस से की केबिन से भागते हुए बोलता है, तुम लोग उनका पीछा करो, मैं अभी आया। प्रेम आजकल अपना सारा टाइम ऑफिस में ही बिताता था, इसीलिए उसने स्कूल के बाहर अपने लोगों को खड़ा किए हुए थे सिद्धार्थ के फोटो लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ प्रेम को अपनी आंखों पर पूरा विश्वास नहीं था, उससे ये सब भ्रम लग रहा था, वही उसे नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार करना था। इसीलिए प्रेम आज सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। कुछ देर बाद ही प्रेम अपने लोगों के बताए हुए जगह पर पहुंचता है तो उसे सामने से सिद्धार्थ एक घर में जाते हुए दिखता है। भाई इसी शहर में और यहाँ रहते हैं। सिद्धार्थ को ऐसे जिंदा खुद के सामने देख प्रेम मुस्कुराते हुए अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए इतना बोल आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे गेट पर एक दूसरी औरत दिखती है। उस औरत को देखते ही प्रेम अपने आदमियों को ले पीछे छिप जाता है। कुछ देर बात करने के बाद वह औरत सिद्धार्थ को अपनी कार में लेकर वहां से निकल जाती है।
भाई ने अपनी दूसरी दुनिया बसा लिया है, पर वो भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। सिद्धार्थ को ऐसी जाते देख उस औरत के साथ प्रेम खुद में बोलता है। इसके बाद प्रेम बिना कोई देरी किए अपने आदमियों को वहां से जाने का आदेश दे सिद्धार्थ के उस कार के पीछे लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, जिसमें से नैना सिद्धार्थ को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वही तुरंत प्रेम की कार भी वहीं रुकती है। प्रेम तुरंत अपनी कार से बाहर निकलते हुए बोलता है, भाई बीमार है। दूसरी तरफ स्कूल में अभी पिछले कितने ही वक्त से ध्रुव अपने स्कूल के बाथरूम में बंद था। ये देख कुछ बच्चों ने उसके बारे में टीचर को कंप्लेन कर दिया, जिसके बाद तुरंत ध्रुव की क्लास टीचर बाथरूम का गेट पिटे जा रही थी, पर ध्रुव गेट ही नहीं खोल रहा था। ध्रुव, बाहर निकलो बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हमसे शेयर करो, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। ध्रुव टीचर के किसी भी बात का कोई जवाब दिए बिना अभी भी बाथरूम में था। 117 ध्रुव की नफरत सिद्धार्थ के लिए। प्रेम सिद्धार्थ का पीछा करते हुए अभी हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। सिद्धार्थ अभी डॉक्टर से कुछ बात करने में लगा हुआ था। डॉक्टर उसे अभी मिस्टी का रिपोर्ट दिखा समझा रही थी। वहीं अभी नैना उसके साथ ही उनके केबिन के बाहर खड़ा प्रेम अंदर की बात जानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सही से कुछ सुनाई नहीं से रहा था। कुछ मिनट के ही बाद अचानक से प्रेम को अंदर से कुछ आवाजें आती है। आवाज सुनते ही प्रेम तुरंत वहां से दूसरे साइड जाकर छिप जाता है। अभी सिद्धार्थ नैना के साथ मिस्टी का रिपोर्ट लेकर वापस जा रहा था। भाई, ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे जल्द ही सब कुछ पता लगाना हो। सिद्धार्थ के जाते ही प्रेम खुद में बराबरते तुरंत डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है। अभी जो लोग यहाँ आए थे वो कौन थे? प्रेम की इस बात को सुन डॉक्टर उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। एक तो डॉक्टर पहले ही सिद्धार्थ से झूठ बोल रही थी। ये मिस्टी का फेक रिपोर्ट डॉक्टर को नैना ने ही भेजा था सिद्धार्थ के सामने झूठ बोलते हुए समझाने के लिए। अब वो अपने सामने खड़े इन आदमी को क्या बोले ये डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। हम ऐसे ही अपने पेशेंट की कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं करते। डॉक्टर की इस बात को सुनते ही प्रेम गुस्से में बोलता है, मैं उस आदमी का भाई हूँ, आप मुझसे उनके प्रॉब्लम्स बता सकती हो। भाई, इतना सुनते ही डॉक्टर कुछ सोचते हुए प्रेम से सब कुछ बताने लगती है अपने भाई के बारे में। ये सब सुन प्रेम शॉक था। प्रेम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसकी एक बेटी भी है जो अभी बीमार है, जिसके इलाज के लिए उसका भाई इतना परेशान है। इन सब के बारे में सोचते हुए प्रेम डॉक्टर के केबिन में लगे चेयर पर ही बैठ जाता है। वही प्रेम का फोन लगातार बज रहा था, पर उसका पूरा ध्यान डॉक्टर के कहीं उन बातों पर थी कि उसके दिमाग में अभी भी डॉक्टर की कई बातें घूम रही थी। ये देखते हुए कि प्रेम अपनी फोन नहीं उठा रहा है, जो लगता बजते ही जा रहा है, डॉक्टर चिढ़ते हुए प्रेम से बोलती है, देखिए आपको पता होना चाहिए ये हॉस्पिटल है, या तो आप अपना फ़ोन साइलेंट कर ले या फिर रिसीव करें, आपकी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। हम सॉरी। डॉक्टर की बातों का जवाब देते हुए प्रेम उठता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। हाँ, मैंने संभाल लिया जैसा कि तुमने कहा था। प्रेम के जाते ही तुरंत डॉक्टर अपना सेल फोन निकाल उसमें अवंतिका को कॉल लगाते हुए बोलती है, थैंक यू यार, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर के बातों का जवाब देते हुए अवंतिका इतना बोल फोन रखने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर की बात सुनकर वह शॉक्ड हो जाती है। भाई, हाँ उसका भाई, वैसे वो काफी शॉक लग रहा था मिस्टी के बारे में ये सब सुन के। डॉक्टर की यह बात सुनने के बाद अवंतिका शॉक थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ का कोई भाई भी होगा यहाँ। अवंतिका तुरंत डॉक्टर से प्रेम के बारे में और जानकारी लेती है। दूसरी तरफ प्रेम हॉस्पिटल से बाहर निकल अभी अपने कार से टिकर खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में अभी भी डॉक्टर की कहीं वह बातें घूमे जा रही थी कि तभी उसका फोन दोबारा बनता है। इस बार फोन की आवाज सुन प्रेम तुरंत कॉल उठाता है, तो दूसरी तरफ की आवाज सुन उसको दूसरा झटका लगता है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप उसे अपने पास रखिए। दूसरी तरफ की बात सुन प्रेम इतना बोल तुरंत अपनी कार में बैठ उसे स्टार्ट कर देता है। दरअसल कर प्रेम को ये कॉल ध्रुव के स्कूल से आया था। पिछले कितने ही मिनटों से ध्रुव ने अपने आप को स्कूल के बाथरूम में बंद कर रखा था। वो टीचर के कितना बोलने के बाद भी बाथरूम का गेट नहीं खोल रहा था, पर अंत में जब टीचर ने ध्रुव को उसकी मां को बुलाने की धमकी दी तो ध्रुव तुरंत गेट खोल रोते हुए अपने अंकल को बुलाने के लिए बोलता है। ध्रुव को ऐसे रोते देख टीचर भी बिना कोई देरी किए प्रेम को कॉल लगा देती है। कुछ ही मिनट बाद प्रेम जैसे ही स्कूल के स्टाफ रूम में जाता है तो उसकी नज़र रूम के सबसे कोने पर बैठे ध्रुव पर जाती है, जो अभी अपना सिर नीचे किए हुआ बैठा था। हमेशा से इतना शैतानी करने वाले ध्रुव को आज ऐसे देख प्रेम तुरंत उसके पास जा उससे पूछता है, चैंप क्या हुआ आपको? चाचू मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। हाँ बेटा, पर आप मुझे बोलो तो आप इतना रो क्यों रहे हो? ध्रुव को ऐसा रोते देख प्रेम उसको चुप कराते हुए पूछता है।
पर ध्रुव प्रेम के इस बात का कोई जवाब न देते हुए तुरंत वहां से बाहर की ओर भागने लगता है। ये देख प्रेम टीचर से ध्रुव को अपने साथ ले जाने का बोल उसके पीछे दौड़ता है। प्रेम जैसे ही स्कूल के बाहर निकलता है तो उसकी नज़र अपने कार में बैठे ध्रुव पर जाती है, जो अभी उसके कार में बैठे हुए सामने की ओर देख रहा था। ध्रुव को ऐसे देख प्रेम भी बिना कोई देरी के ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। ध्रुव रास्ते में भी प्रेम से कोई बातें नहीं कर रहा था, वह एकदम शांत था। हमेशा से मुस्कुराने और तंग करने वाले ध्रुव को ऐसे शांत देख प्रेम फिर उससे पूछता है, चैंप क्या हुआ? क्या अब आप अपनी प्रॉब्लम चाचू से भी शेयर नहीं करना चाहते? क्या आपने किसी को मारा है या आपकी किसी से लड़ाई हुई है? कहीं फिर से आपने टीचर को तंग तो नहीं किया? प्रेम कितना भी कुछ बोले जा रहा था पर ध्रुव शांति से कार में बैठे हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। ध्रुव को ऐसा चुप देख प्रेम को अब उसकी ज्यादा फिक्र होने लगी, पर वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसे इस बारे में मीरा से बात करना होगा। यही सोच प्रेम भी शांत हो गया। थोड़ी देर बाद प्रेम ध्रुव को लिए मीरा के घर पहुंचता है। प्रेम जैसे ही अपनी कार रोकता है ध्रुव उसकी तरफ बिना देखे बिना कुछ बोले तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल कार से बाहर निकल घर के अंदर भाग जाता है। ध्रुव नहीं रुको! ध्रुव को ऐसा करते देख प्रेम उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है, पर ध्रुव उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए सीधा अपने रूम के अंदर जा गेट लगा लेता है। घर में काम करने वाले स्टाफ भी ध्रुव के इस व्यवहार को देख चौंके हुए थे, क्योंकि ध्रुव कोई शांत बच्चा नहीं था और न ही आज के पहले वो कभी अपने स्कूल से ऐसे आया था। प्रेम मीरा को कॉल लगाता है पर मीरा उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती। ये देख प्रेम संध्या से मीरा के बारे में पता करता है तो संध्या उसे बताती है कि मीरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए गई है, जो कि शाम तक ही लौटेगी। मीरा शाम तक वापस आएगी। यह सुनने के बाद प्रेम दोबारा ध्रुव के गेट के पास जा उसे खटखटाता है, पर ध्रुव कोई जवाब नहीं दे रहा था। जहां प्रेम पहले ही सिद्धार्थ के बारे में सुन परेशान था, वहां ध्रुव ने और उसकी परेशानी बढ़ा दी थी। प्रेम ने सोचा था कि वह अभी जल्द से जल्द सिद्धार्थ के बारे में पता करेगा खुद से ही, पर अभी उसे जब तक मीरा वापस न आए यहीं पर रहना होगा। वो ध्रुव को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। करीब 2 घंटे बाद अचानक से ध्रुव अपने कमरे की गेट खोलता है तो उसकी नज़र कमरे के बाहर बैठे प्रेम पर जाती है। प्रेम ध्रुव के कमरे के बाहर बैठे बैठे ही सो गया था। ये देख ध्रुव प्रेम को ना उठाते हुए तुरंत वहां से आगे बढ़ते हुए उस कमरे की ओर जाता है जिसमें मीरा ने सिद्धार्थ की यादें रखी हुई थी। हमेशा से उस कमरे के बाहर चप्पल खोलकर जाने वाला ध्रुव आज उस कमरे में अपने स्कूल शूज पहने हुए ही चला जाता है। आपने मम्मा को धोखे में रखा, उन्हें धोखा दिया। वो पिछले 7 साल से आपके वजह से इतना परेशान रहती है। उन्होंने आपके वजह से खुद को एक रोबोट बना दिया है और आप अपनी जिंदगी में दूसरी शादी करके खुशी खुशी रह रहे हो। ध्रुव अभी उस रूम में लगे सिद्धार्थ के उस पिक्चर्स की ओर देखते हुए अपने आंखों में नफरत लिए बोलता है, मैं मामा को अब आपके इस धोखे से बाहर निकाल लूंगा, मैं आपकी सारी यादें मिटा दूंगा। इतना बोलते हुए ध्रुव उस कमरे की अलमारी खोल सिद्धार्थ के रखे सारे कपड़े बाहर फेंकने लगता है। उन सारे कपड़े और सामान को फेंकने के बाद ध्रुव की नज़र वापस से सिद्धार्थ के उस पिक्चर्स पर जाती है। उन पिक्चर्स को देख ध्रुव अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध तुरंत वहां से वापस अपने कमरे की ओर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद ध्रुव अपने हाथों में स्केच पेन और वाटर कलर लेकर उस कमरे में वापस आता है। ध्रुव ने तुरंत ही अपने हाथों में लिए सारे कलर्स को सिद्धार्थ के उन पिक्चर पर उड़ा दिया। ध्रुव के कलर्स की वजह से सिद्धार्थ के उन पिक्चर्स पर कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ा, पर अभी सिद्धार्थ के उन पिक्चर्स पर काले काले रंग के धब्बे लगे हुए थे। एपिसोड 118 मीरा के सामने ध्रुव की नफरत सिद्धार्थ के लिए। शाम के वक्त जैसे ही मीरा अपने मीटिंग से वापस लौटती है तो उसे हमेशा की तरह खेलते रहने वाला ध्रुव आज अपने घर में कहीं भी नहीं दिखता। ये देख मीरा काम करने वाली शारदा से पूछती है, ध्रुव कहाँ है? मैडम वो आज शारदा भी बिना टाइम लिए मीरा को यह बातें बता देती है कि ध्रुव आज स्कूल से बहुत पहले ही लौट आया था प्रेम के साथ, जिसके बाद ध्रुव ने अब तक खुद को कमरे में बंद कर रखा है। थोड़ी देर पहले ही प्रेम यहाँ से गया क्योंकि उसे शायद ऑफिस से कोई काम आ गया था, पर जाने से पहले प्रेम ने घर की बाकी काम कर रहे स्टाफ से ध्रुव का ख्याल रखने के लिए बोला था। अपने बेटे के बारे में ये सुनते ही मीरा तुरंत सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए शारदा से बोलती हैं, कमरे की चाबी लेकर आओ। ध्रुव बेटा दरवाज़ा खोलो। ध्रुव मम्मा आए हैं, प्लीज़ बेबी दरवाज़ा खोलो। ध्रुव। मीरा के कितना भी चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ध्रुव पर। वो गेट नहीं खोल रहा था, पर तुरंत ही शारदा अपने हाथों में उस रूम का चाबी लेकर आती है जिससे वो गेट खोल मीरा अंदर जाती है तो उसका बेटा अभी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। ध्रुव को ऐसे शांति से बिस्तर पर लेटे देख मीरा ने एक गहरी सांस ली। फाइनली उसे रिलीफ फील हुआ, वरना वह तो पहले शारदा की बात सुन डर ही गई थी। मीरा तुरंत ध्रुव के बिस्तर के दूसरे साइड बैठ उसके सिर हाथ रख चेक करती है तो अभी उसका शरीर नॉर्मल था, पर आज ध्रुव ने ऐसा क्यों किया ये सोचते हुए
मीरा उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, ध्रुव चैंप देखो मम्मा आ गई। मीरा के इतना बोलने के बाद भी ध्रुव नहीं उठ रहा था। ये देख मीरा दोबारा बोलती है। बदले में ध्रुव इस बार मम्मा सोने दो ना बोल दूसरे तरफ चेहरा कर देता है। ध्रुव की ये बातें सुन मीरा चुपचाप उसके शरीर पर वही रखे चादर को उसे उड़ा उस रूम से वापस निकल जाती है। पर जैसे ही उस रूम का दरवाजा बंद होने का आवाज होता है, बिस्तर पर सोया ध्रुव उठकर बैठ जाता है। गेट की ओर देखते हुए ध्रुव खुद से पूछता है, क्या मैं मम्मा को सब कुछ बता दूं? ध्रुव सोया नहीं था, वह बस सोने का नाटक कर रहा था। पिछले कुछ वक्त से ध्रुव अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए अपने रूम के खिड़की के पास बैठा था कि आखिर उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे बाहर से मीरा की कार आती दिखती है। मीरा को आते देखते ही ध्रुव तुरंत बिस्तर पर लेट सोने का नाटक कर लेता है, क्योंकि ध्रुव अभी ये सोच नहीं पा रहा था कि वो अपने डैड के इस धोखे के बारे में अपनी मम्मा से बताए कि नहीं, और उसकी मम्मा ये सब सुन कैसे रिएक्ट करेगी। ध्रुव को पता नहीं था, पर उसके कमरे से निकलने के तुरंत बाद ही मीरा ने उसकी क्लास टीचर को कॉल लगा दिया था, ये जानने के लिए कि आखिरी ध्रुव के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से आज ध्रुव उतना उदास है। दूसरी तरफ से टीचर की बात सुनते ही मीरा चौंक गई। मीरा को टीचर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हमेशा से खुश रहने वाला, शैतानी करने वाला उसका बेटा आज अचानक खुद को स्कूल के बाथरूम में क्यों बंद कर लेता है, जबकि ध्रुव तो स्कूल जाने से पहले इतना खुश था। फिर उसने ये सब क्यों किया? खुद में यही सब सोचते हुए मीरा अभी अपने घर के लिविंग हॉल में बैठी थी कि तभी वह संध्या आती है। मीरा, तू अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुमार ने तुझे कितना कॉल किया पर तू फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए अंत में उसने मुझे बताने को कहा। उसने कल के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। संध्या के इन बातों पर मीरा एक बार अपना सिर हिलाने के बाद उससे गंभीर स्वर में पूछती है, आज प्रेम से तुम्हारी कोई बातें हुई? संध्या मीरा के इस सवाल को सुन शर्माते हुए इधर उधर देखने लगती है। ये देख मीरा सोफे से उठते हुए पूछती है, क्या तू ये अपना ये शर्माना कभी और दिखा सकती है? अभी जितना पूछा जाए उतना का जवाब दे दे। हाँ, नहीं हुई अब खुश? पूरा दिन तू मुझसे मजदूरों की तरह काम करवाती रहती है, भला इसमें मैं खुद के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? ठीक है, फिर उसे बोल देना कर ले पूजा में आने के लिए। मैं उससे ध्रुव के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मीरा वहां से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलती है। ध्रुव के लिए? पर संध्या की इन बातों का मीरा कोई जवाब न देते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। संध्या अंबिया के कहे हिसाब प्रेम को कल आने के लिए कॉल करती है, तो प्रेम उसे पहले नकार देता है, क्योंकि कल ठाकुर परिवार ने सिद्धार्थ के लिए एक पूजा रखा था जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रेम को ही संभालना था। प्रेम अभी के लिए ये पूजा तो नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसने सिद्धार्थ को देख लिया था, पर अभी तक के बाद भी प्रूफ नहीं हो पाया था कि वो सिद्धार्थ ही है। पर दूसरी तरफ से संध्या से यह बात सुनने के बाद कि कल मीरा ने भी उसके भाई के लिए कोई पूजा रखी है, प्रेम तुरंत से हाँ बोल देता है। मीरा अभी अपनी बेटी के बगल में लेटे हुए उसके बालों को संवार रही थी। क्योंकि ध्रुव अभी उठना नहीं चाहता था, तो मीरा ने भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं की, वह चुपचाप उसके बगल में जाकर लेट गई। सुबह के 6 बजे मीरा की नींद खुलती है, तो उसकी नज़र उसके सामने सो रहे उसके बेटे पर पड़ती है। आज मीरा ने अपने सभी कामों से छुट्टी लिए हुई थी, क्योंकि आज भी अपने घर पर सिद्धार्थ के लिए एक पूजा रखवाई थी। हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सोने वाले ध्रुव के चेहरे पर अभी थकान दिख रहा था। अपने बेटे को ऐसे चिंता में देखते हुए मीरा उसके बालों को सहलाती है। ध्रुव उठो बेटा, अभी 6 बज गए, इससे ज्यादा अब मैं आपको नहीं सोने से सकती। मम्मा थोड़ी देर और। मीरा की बात सुनते ही ध्रुव ये बोलते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। ध्रुव की ना सुनते ही मीरा तुरंत बेड के दूसरे साइड जा उसके पेट में गुदगुदी करते हुए बोलती है, नहीं बेटा उठो, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया, मुझे तो लगता है आपके टमी में रेट्स फाइट भी कर रहे होंगे। मीरा के ऐसे करने की वजह से ध्रुव खिलखिला कर हंसने लगता है। ध्रुव को ऐसे नॉर्मल देख मीरा उसे उठा अपनी गोदी में बैठाते हुए बोलती है, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों पूजा पर बैठेंगे। पूजा पर क्यों? वो आज मीरा अभी इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसके गेट पर संध्या आवाज लगाती है। बाहर से संध्या की आवाज सुन मीरा ध्रुव को तैयार होने का बोल ड्रॉ से उसके लिए व्हाइट कुर्ता पजामा निकाल बाहर निकल जाती है। ध्रुव अपनी माँ के निकाले उस कपड़े को बहुत अजीब तरह से देखता है। उसे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब उसकी मम्मा ने दिया है तो पहनना ही पड़ेगा। यही सोच ध्रुव बाथरूम की ओर चला जाता है। अभी सुबह उठने के बाद से ही ध्रुव कल वाली बात भूल ही गया था। उसको अभी जरा सा भी सिद्धार्थ का ध्यान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा की लिविंग रूम में कुमार ने सारी व्यवस्था करवा दी थी, अब बस पंडित जी का आना ही बाकी था। अचानक से कुमार को ध्यान आता है
कि उन्होंने सिद्धार्थ का फोटो तो सामने लगाया ही नहीं। यही सोच कुमार संध्या से बोलता है, मैं सिद्धार्थ का एक फोटो उसके रूम में से कराता हूँ। कुमार संध्या से बोलने के बाद जैसे ही उस कमरे की गेट खोल अंदर पहुंचता है तो वह दम रह जाता है। कमरे में सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था, सिद्धार्थ के कपड़े से लेकर उसके कुछ फोटोज भी। जहां तक कुमार को पता था, मीरा ने इस कमरे की साफ सफाई करने के लिए अपने घर को स्टाफ को भी मना कर रखा था। इस कमरे की सफाई भी मीरा वीक में एक बार खुद किया करती थी। इसमें सिर्फ मीरा और उसके खास लोग ही आया करते थे, फिर इस कमरे की ऐसी हालत कैसे हो गई? यही सब सोचते हुए कुमार कंफ्यूज्ड हुए उन पिक्चर्स की ओर देखता है जिन पर ब्लैक ब्लू इनके धब्बे दिख रहे थे। कुमार को उन पिक्चर्स में से एक भी पिक्चर सही नहीं लग रहा था जो वह बाहर जाकर रखे। यही सब सोचते हुए कुमार नीचे फेंके गए पिक्चर्स में से एक पिक्चर को उठा उसे साफ करने लगता है कि तभी अचानक से संध्या गेट के सामने खड़ा हुए पूछती है, तू सो गया क्या अंदर ही? एक पिक्चर निकालने में इतना टाइम भला कौन लेता है? गलती से भी दूसरी किसी सामान को हाथ मत लगाना, वरना मीरा तुझे छोड़ेगी नहीं। पर अंदर खड़ा कुमार संध्या के बातों का कोई जवाब नहीं देता। ये देख संध्या खुद को और कंट्रोल न करते हुए अंदर आ जाती है। पर अंदर का नजारा देखते ही संध्या कुमार की से चौंकते हुए पूछती है, ये सब क्या हुआ? किसने किया? संध्या के सवाल सुनते ही कुमार के हाथों में लिया वो फोटो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद कुमार डर के मारे अपने लड़खड़ाते आवाज में बोलता है, मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो पहले से था। कुमार और संध्या दोनों अभी डरे हुए थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि मीरा के लिए ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। फिर ये सब किसने किया? अगर मीरा ये देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी? ये सोचते हुए अभी दोनों डरे हुए थे। मीरा और कुमार अभी उस रूम के चारों तरफ देखते हुए ये सोचने में ही लगे हुए थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ, कि तभी बाहर से मीरा की आवाज आती है जो अभी इन दोनों का नाम ही पुकारे जा रही थी। पर संध्या और कुमार उसके बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन वही खड़ा एक स्टाफ ने मीना को उस कमरे की ओर इशारा करते हुए बताया कि कुमार सर अभी मालिक की फोटो लेने गए हैं पूजा के लिए। उस स्टाफ की यह बात सुनने के बाद मीरा उस कमरे की ओर बढ़ने लगती है। कमरे में आते ही मीरा चौंक जाती है। उस कमरे की हाल देखकर मीरा गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध लेती है। उसके आंखों में आंसू के साथ अभी गुस्सा भरा हुआ था। मीरा तुरंत आगे बढ़ते हुए उन सामना को तेजी में उठा बिस्तर पर रखने लगती है। वही खड़े कुमार और संध्या दोनों अभी मीरा के अंदर क्या चल रहा होगा, वह कितने गुस्से में है, ये सोचते हुए ही डरे हुए थे। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कुमार डरते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पता नहीं कैसे पर पहले से था। शारदा, मीरा के इस बात को सुनने के बाद उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलते। ये देख मीरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा शारदा को बुलाओ। इस बात मीरा की बात क्लियर तरीके से सुनने के बाद संध्या तुरंत बाहर जा अपने साथ शारदा को लेकर वापस आती है। रूम का हाल देखती ही शारदा डर के मारे कांपने लगती है। फिर भी मीरा को अपनी तरफ ऐसे गुस्से में देखते हुए देख शारदा जवाब देती है, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, हम में से कोई भी नहीं आता इधर, तो ये गेट तो लॉक था। पर हाँ कल वो ध्रुव बाबा, इतना बोलते हुए ही शारदा चुप हो जाती है। पर ध्रुव का नाम सुनते ही मीरा उस रूम में लगे सिद्धार्थ के उन पिक्चर्स पर दोबारा देखती है तो उसे उन पर एक बच्चे का हाथ दिखाई देता है। ध्रुव, ये बोलते हुए ही मीरा तुरंत उस कमरे से बाहर निकाल तेजी में सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही मीरा की नज़र मिरर के सामने अपने बालों को ठीक करने में लगा ध्रुव पर जाता है। मीरा को देखते ही ध्रुव मुस्कुराते हुए पूछता है, मम्मा देखो तो क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? पर मीरा ध्रुव के इस बातों का कोई जवाब न देते हुए चुपचाप से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड ऐसे ही ध्रुव को देखते रहने के बाद मीरा का ध्यान उसके हाथों में लगे कलर्स पर जाता है। ध्रुव के हाथों में कलर लगा देखते ही मीरा का मुट्ठी बंद जाता है। फिर भी वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए ध्रुव से धीरे से पूछती है, कल तुमने खुद को स्कूल बाथरूम में लॉक क्यों किया था? मीरा का इतना बोलना था कि ध्रुव के हाथों में लिया वो कंघी छूट जाता है। ध्रुव अब अपनी माँ के गुस्से को देख सकता था, पर फिर भी उसने मीरा को कोई जवाब नहीं दिया। ये देखते हुए मीरा इस बार थोड़ा गुस्से में पूछती है, क्या तुमने अपने डैड के रूम को बर्बाद किया? मीरा के इस सवाल को सुनते ही ध्रुव तुरंत जवाब देता है, वो मेरे डैड नहीं। ध्रुव के इस बात को सुनते ही मीरा का हाथ उठने वाला था। फिर भी मीरा ने खुद को कंट्रोल करते हुए उससे दोबारा से वही सवाल किए। गेट पर खड़े कुमार और संध्या ध्रुव के इस जवाब से हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव सिद्धार्थ के लिए ऐसा कुछ बोल रहा है। मम्मा अभी चलो हम पूजा के लिए चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना बोलते हुए ध्रुव मीरा का हाथ खींचने लगता है कि तभी मीरा फिर से बोलती है, क्या आपने उस रूम के सामानों को बर्बाद किया?
हाँ, क्योंकि वो मेरे डैड नहीं तो मैं नहीं चाहता कि उनका एक भी याद आप इस घर में रखो। बार बार मीरा को एक ही सवाल पूछता देख इस बार ध्रुव इरिटेटेड होकर बोलता है, पर ध्रुव का इतना बोलना ही था कि उस कमरे में चटाक की आवाज गूंज जाती है। कल मीरा के सामने आएगा सिद्धार्थ। एपिसोड 119 सिद्धार्थ की सच्चाई मीरा के सामने। हाँ, क्योंकि वो मेरे डैड नहीं तो मैं नहीं चाहता कि उनका एक भी याद आप इस घर में रखो। बार बार मीरा को एक ही सवाल पूछता देख इस बार ध्रुव इरिटेटेड होकर बोलता है, पर ध्रुव का इतना बोलना ही था कि उस कमरे में चटाक की आवाज गूंज जाती है। उस रूम में थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। मीरा को ऐसे ध्रुव को थप्पड़ उठाते देख संध्या आगे बढ़ उसे रोकने वाली थी कि तभी कुमार उसका हाथ पकड़ रोक देता है। मीरा के थप्पड़ मारते ही ध्रुव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मीरा की ओर अभी रोते हुए बोलता है, मम्मा आई एम नॉट योर मदर। इतना बोलते हुए मीरा ध्रुव के आंसुओं को इग्नोर कर वहां से वापस उस रूम की ओर भागती है। उसको ऐसा भागते देख संध्या और कुमार के साथ ध्रुव भी उसके पीछे मामा मामा चिल्लाते हुए भागता है। पर नीचे सिद्धार्थ वाले रूम में जाने के बाद मीरा तुरंत उस रूम को अंदर से बंद कर लेती है। उस रूम के दरवाजे को बंद कर वहीं बैठ मीरा रोने लगती है। वही गेट के बाहर से संध्या कुमार के साथ साथ ध्रुव भी मीरा को गेट खोलने के लिए बोले जा रहा था, पर मीरा गेट नहीं खोल रही थी। मम्मा आई एम सॉरी प्लीज ओपन द डोर मम्मा। मीरा ये गेट खोल, ये क्या बचपना है। किसी के बातों का अभी मीरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। रूम के अंदर बैठी मीरा अभी उन फोटोज पर से कलर हटाने में लगी थी जो ध्रुव ने लगाए थे। सिद्धार्थ आई एम सॉरी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया जो ध्रुव इतना बिगड़ गया है। सिद्धार्थ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये सब मेरी गलती है। मीरा अभी उन फोटोज पर लगे धब्बे को साफ करते हुए बोलती जा रही थी। पानी की जगह अभी उसके आंसू उस पिक्चर्स को साफ करने में उसका मदद कर रहे थे। मम्मा आई एम सॉरी प्लीज गेट खोलो। ध्रुव के इतना बोलने के बाद भी मीरा गेट नहीं खोलती। याद देख ध्रुव तुरंत उस रूम की खिड़की की ओर भागता है जो गार्डन की एरिया से खुली हुई थी। उस खिड़की के पास से अंदर का नजारा देख ध्रुव मीरा के लिए और परेशान होते हुए चिल्लाने लगता है। अभी मीरा पागलों की तरह फर्श पर बैठे हुए उन फोटोज को साफ करने में लगी थी। अपनी माँ को अपने डैड के लिए इतना रोते देख ध्रुव को कल की स्कूल वाली बात याद आती है। चाहे उसके डैड बहुत मस्ती से उस लड़की के साथ बातें करते हुए आ रहे थे, ये सोचते हुए ही ध्रुव को सिद्धार्थ के लिए नफरत महसूस होता है। जिसके बाद ध्रुव दोबारा चिल्लाता है, मम्मा वो मेरे डैड नहीं हो सकते, आपने जैसे बोला था वैसे वो बिल्कुल नहीं मम्मा, बिलीव मी मम्मा प्लीज बिलीव मी, ही इज ए चीटर मम्मा। पर ध्रुव के इन बातों का मीरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ध्रुव के पीछे खड़े संध्या और कुमार उसके बाद को सुनते हुए कंफ्यूज थे। उसे ऐसा बोलते देख संध्या ध्रुव को डांटते हुए बोलती है, ध्रुव प्लीज स्टॉप बेटा, अब आप सच में बहुत फालतू बोल रहे हो। मासी पर मैं सच बोल रहा हूँ। मम्मा प्लीज ओपन द डोर। ये देखते हुए कि ध्रुव के बातों का कोई अंत ही नहीं, कुमार उसे ले जाने की कोशिश करते हुए उसे गोदी में उठाते हुए बोलता है, ध्रुव चलो बेटा मैं तुम्हें समझता हूँ। पर ध्रुव तुरंत नीचे उतरते हुए उसके हाथ छटकते हुए बोलता है, नहीं अंकल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मा को सच बताना है। ये बोलते हुए ध्रुव वापस से विंडो के पास खड़े होते हुए बोलता है, मम्मा डैड आपको धोखा दे रहे हैं, वो जिंदा है मम्मा, बिलीव मी वो इसी शहर में है। ध्रुव का इतना बोलना था कि कुमार, संध्या और रूम के अंदर बैठी मीरा तीनों की नज़र उसके ऊपर आ जाता है। वहीं ध्रुव अभी अपने आंखों ने आंसू लिए अपना सिर हिलाते हुए वापस से बोलता है, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, उन्होंने अब दूसरी फैमिली बना लिया है, उनकी एक बेटी और वाइफ है। ध्रुव उन तीनों को शौक पर शौक दिए जा रहा था अपने बेटे को ऐसे रोते हुए। एक पल के लिए मीरा को लगा कि शायद से ध्रुव को कोई गलतफहमी हुआ है कि तभी अचानक से उसके सामने गेट के नीचे से बहुत सारे पिक्चर्स फेंक देता है। उस पिक्चर्स को देखते ही मीरा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो तुरंत उन पिक्चर्स को उठाते हुए अपने आंसू पोंछते हुए गेट खोलती है तो सामने प्रेम होता है। मीरा को गेट खोलते खिड़की पर खड़े वो तीनों लोग वापस से घर में आते हैं। घर के अंदर आते ही ध्रुव रोते हुए मीरा के पैरों से गले लग जाता है। वहीं खड़ी मीरा अपनी आंखें फाड़े हुए उन फोटोज को देख रही थी जिसमें सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को ऐसे मुस्कुराते देख मीरा मुस्कुराते हुए प्रेम से अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछती है, क्या ये सच में सिद्धार्थ? मीरा की इस बात को सुनते ही प्रेम भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, जिसके बाद मीरा तुरंत से प्रेम के गले लग रोने लगती है। उन दोनों को ऐसे रोते देख संध्या और कुमार की आंखों में भी आंसू आ जाता है। संध्या तुरंत मीरा के हाथ से उन पिक्चर्स को लेकर देखने लगती है। इस पिक्चर में दिख रहा आदमी सच में सिद्धार्थ ही है। ये देख संध्या मुस्कुराते हुए मीरा से बोलती है, देख जीजा जी पहले से ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं और अब तो इन्होंने टैटू भी बनवा लिया है,
पक्का तेरे लिए भी कहीं ना कहीं बनवाया होगा, पर ये इनके साथ कौन है? ये बोलते हुए संध्या उन सभी पिक्चर्स पलट कर को देखने लगती है। उन सभी पिक्चर्स में सिद्धार्थ के साथ मिष्टी थी और बस किसी किसी में अवंतिका। संध्या की बातें सुन रोती हुई मीरा का भी ध्यान उन पिक्चर्स पर जाता है जो थोड़ी ही सेकंड पहले उसने देखी थी। मीरा के दिमाग में भी उन पिक्चर्स में सिद्धार्थ के साथ खेल रही वो बच्ची और वो औरत घूमने लगते हैं। मीरा तुरंत प्रेम से दूर हट वापस से उन पिक्चर्स को देखने लगती है। हर पिक्चर्स में सिद्धार्थ के साथ वो बच्ची थी, बस कहीं कहीं वो औरत सिद्धार्थ उस बच्ची के साथ बहुत खुश दिखे रहा था। उन पिक्चर्स देखने के बाद मीरा प्रेम की ओर देखने लगती है। भाभी वो मीरा को ऐसे खुद की तरह घूरते देख प्रेम इससे आगे कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि प्रेम को जहां तक अभी पता चला था उस हिसाब से यह सिद्धार्थ की बेटी और पत्नी थी, पर प्रेम ये बात मीरा को नहीं बता सकता था, इसीलिए उसके आवाज लड़खड़ा नहीं लगते हैं। सभी को ऐसे शांत देख संध्या प्रेम से पूछती है, प्रेम क्या तुम्हें पता है अभी जीजाजी कहाँ है? हाँ, पर वो संध्या की बात पर भी मीरा अचानक से अपनी आंसू पोंछते हुए बोलती है, मुझे सिद्धार्थ के पास जाना है। मीरा के इस बात को सुनने के बाद प्रेम कोई जवाब नहीं देता। वह मीरा को अभी ऐसे सिद्धार्थ के पास नहीं ले जा सकता था जब तक उसे खुद ही सब कुछ पता ना चल जाए, ना ही उसे सच बता सकता था। ये पिक्चर्स तो प्रेम को अभी कुछ देर पहले ही उसके हायर गए लोगों ने दिया था। वह तो इन पिक्चर्स को लेकर अपने घर ही जा रहा था कि तभी संध्या ने उसे यहाँ का माहौल बताया, जिसे सुन प्रेम डरते हुए फौरन गाड़ी मुड़ा मीरा की घर की ओर ले लेता है। अभी प्रेम घर के बाहर ही था कि उसे संध्या कुमार और ध्रुव की आवाज सुनाई देती है, जो अभी मीरा को गेट खोलने के लिए बोल रहे थे। ये सब देखते हुए प्रेम के दिमाग में कुछ नहीं सूझता और उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में मीरा के लिए उन पिक्चर्स को गेट के नीचे से फेंक देता है। पर अब वह क्या कहेगा, मीरा को कैसे समझाएं, यही सोचते हुए प्रेम इधर उधर देखने लगता है वहां से बचकर निकलने के लिए। प्रेम वहां से बच के कैसे भी अभी के लिए निकलना चाहता था, क्योंकि उसके पास अब मीरा के सवालों के जवाब नहीं थे। सब अभी उसी की ओर देखे जा रहे थे कि वही खरा ध्रुव अचानक से बोलता है, चाचू आप मम्मा को सच क्यों नहीं बता देते कि डैड उन्हें धोखा दे रहे हैं? ध्रुव के इतना बोलते ही जो सब पहले प्रेम की ओर देख रहे थे वह लोग अब ध्रुव की ओर देखने लगते हैं। सबको ऐसे खुद की तरफ देखते देख ध्रुव अपनी मम्मा का हाथ पकड़ उससे बोलता है, मम्मा डैड आपको धोखा दे रहे हैं। मैं उनसे कल मिला था, उन्होंने मुझे पहचान भी नहीं, उनकी तो बेटी भी है, डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। ध्रुव का इतना बोलना था कि मीरा तुरंत ध्रुव से अपना हाथ अलग कर उससे पीछे हटते हुए बोलती है, नहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, ना ही। ध्रुव की बात सुन संध्या वापस से उन पिक्चर्स को देखने लगती है, तो उसे ध्रुव का बोला कुछ गलत नहीं लग रहा था। भी उन पिक्चर को देखने के बाद संध्या प्रेम की ओर देखती है, जो अभी अपने आंखों में आंसू लिए मीरा की ओर देख रही थी, जिसके चेहरे पर अभी गिल्ट दिख रहा था। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद मीरा अचानक से नीचे बैठ दूर से पूछती है, क्या तुमने सच में कल अपने डैड को देखा था? पर कहा, स्कूल में वो अपनी बेटी को छोड़ने आए थे, जहां उन्होंने मुझे पहचान भी नहीं। डोंट वरी बेटा, डैडी को आपके बारे में पता नहीं, पर वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे। ध्रुव को इतना बोलते हुए मीरा तुरंत पीछे मुड़ वहां से जाने लगते हैं। उसको ऐसे जाते देख प्रेम कुमार और संध्या के साथ साथ ध्रुव भी पीछे भागते हैं। एपिसोड P120 मीरा सिद्धार्थ का मिलना। मीरा तुरंत ही अपने घर से बाहर निकल अपने कार की ओर भागती है, पर अभी वह कार की गेट खोल पाती उससे पहले ही प्रेम अचानक से कार की गेट पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, भाभी मैं आपको वहां पर ले चलता हूं जहां भाई रहते हैं, पर आपको मुझसे वादा करना होगा कि अभी आप उनके सामने नहीं जाओगी, क्योंकि मैंने अभी तक सब कुछ उनके बारे में पता नहीं करवाया है, हो सकता हो वो कोई और हो। प्रेम के इस बात को सुनने के बाद मीरा उसे अजीब तरह से घूरने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो कोई और हो? पर अभी मीरा को जल्द से जल्द सिद्धार्थ के पास जाना था, इसीलिए वह अपना सिर हाँ में हिला तुरंत दूसरी साइड से जा कार के अंदर बैठ जाती है। तुरंत ही प्रेम ड्राइविंग सीट पर बैठ कार को स्टार्ट कर देता है। वही उसके पीछे ही अभी संध्या कुमार और ध्रुव दूसरी कार से थे। मीरा बेचैनी की वजह से बार बार अपने नाखूनों को रब कर रही थी। उसे सच में अभी भी यकीन नहीं था कि सिद्धार्थ जिंदा है। मीरा के मन में ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब पाने के लिए वो बेचैन थी। अगर सिद्धार्थ जिंदा है तो वह अब तक वापस क्यों नहीं आया उनके पास? उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की उनसे? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो मीरा नहीं जानती? और उसके साथ वह बच्ची और औरत कौन है? यही सब सोचते हुए पूरे रास्ते मीरा अपने नाखूनों को रब करती रही। कुछ देर बाद प्रेम अचानक से कार रोकता है, जिसकी वजह से मीरा का ध्यान टूटता है। मीरा अपने सामने देखती है
ये जगह ध्रुव के स्कूल से कुछ दूरी पर था। मीरा तुरंत कार से बाहर निकल आसपास देखने लगती है, पर उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखता। ये देख मीरा प्रेम की और सवालिया नजरों से घूरने लगती है। तुरंत ही कुमार, संध्या और ध्रुव वहां पहुंच जाते हैं। भाभी, आप अपना प्रॉमिस याद रखना। हो सकता है वो आदमी सिर्फ भाई जैसा दिखता हो, भाई ना हो, इसलिए प्लीज आप। खुद की तरफ मीरा को घूरते देख अभी प्रेम उसे समझाते हुए इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसे मीरा रोकते हुए बोलती है, क्या तुम बताओगी? हम मम। मीरा को ऐसे गुस्से में देख प्रेम उसे अपने पीछे आने का बोल आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही प्रेम छिपने लगता है। वही मीरा बिना रुके आगे बढ़ रही थी कि तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लेता है। प्रेम के ऐसे करने की वजह से मीरा उसकी ओर गुस्से में देखने लगती है। ये देख प्रेम मीरा को सामने की ओर देखने का इशारा करता है। सामने एक छोटा पर सुंदर सा घर था। उस घर के गेट को अंदर से लगा देख मीरा प्रेम से अपना हाथ छुड़ा आगे बढ़ती ही है कि तभी सामने का नजारा देख वो पीछे हट जाती है। अभी गेट खोल नैना बाहर निकली थी। बाहर निकल अपने हाथ में पहने घड़ी की ओर देखते हुए नैना कुछ बोलती है, जिसके कुछ मिनट बाद गेट पर मिस्टी सिद्धार्थ अवंतिका के साथ निकलती है। मिस्त्री ने अभी अपने दोनों पेरेंट्स का हाथ पकड़ रखा था। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ी मीरा सिद्धार्थ को देखते ही दंग रह जाती है। मीरा के आंखों से अचानक से आंसू बहने लगते हैं, जो अभी कुछ देर पहले तक सूख चुके थे। मीरा के लिए तो वक्त ही रुक गया था। वह बिना अपनी पलकें झपकाए सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, जो अभी अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बिना कोई एक्सप्रेशन लिए शांति से था। सिद्धार्थ, इतना बोलते हुए मीरा अपने आंसू पोंछ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी मिस्टी की बातें सुन मीरा के पैर रुक जाते हैं। डैडी डैडी, मैं आपने गोदी में जाऊंगी। मिस्टी का इतना बोलना था कि कुछ देर पहले तक मुंह सुखाए सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बिना कोई देरी किए उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। मेरे डैडी वर्ल्ड बेस्ट डैडी है। सीट की गोदी में जाते ही मिस्टी उसके गालों पर किस देते हुए बोलती है। वहीं से कुछ दूरी पर खड़ी मीरा के पैर पीछे होने लगते हैं। उसकी कानों में बार बार मिस्टी के बोले गए वह शब्द गूंज रहे थे। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे धोखा दिया है, पर सामने जो दिख रहा था वह सच था। ये सोचते हुए मीरा के आंसू और भी तेजी से बहने लगता है। मीरा को ऐसे रोते देख प्रेम तुरंत ही उसके सामने आ समझाते हुए बोलता है, भाभी, मैंने आपको पहले कहा था ये आदमी भाई की तरह दिखता है, पर ये भाई है कि नहीं इस बात की अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता है, ये कोई और हो। मीरा अपने चेहरे पर आंसू लिए प्रेम की ओर देखने लगती है। ये देख प्रेम वापस से बोलता है, मुझे जहां तक पता चला है ये कार्तिक है और वो उसकी बीवी और बच्ची। इनकी शादी को तो 10 साल हो गए और इनकी भी बेटी 6 साल की है। प्रेम की बातें सुन कुछ देर मीरा चुप रहने के बाद वापस से उस ओर देखती है तो वह चारों लोग तुरंत ही एक कार में बैठते हैं। सिद्धार्थ को ऐसे खुद के सामने से जाते देख मीरा अपने आंसू पूंछते हुए प्रेम से हम बोलती है, ये सिद्धार्थ है, कोई कार्तिक नहीं। इतना बोलते हुए मीरा वापस से अपनी कार की ओर भागती है। मीरा जैसे ही अपने कार की गेट खोलने वाली थी, इससे पहले इस बार ध्रुव उसके पैर को गले लगाते हुए बोलता है, मामा हम यहाँ से चलते हैं। अगर डैडी हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम उन्हें उनके लाइफ में खुश रहने देते हैं। ध्रुव के इस बात को सुनने के बाद मीरा की मुठ्ठियां कस जाती है गुस्से में। उसका खुद का बेटा ही अभी सिद्धार्थ को घर वापस ले जाने से मना कर रहा था। ये देख मीरा साइड खड़ी संध्या की ओर देख गुस्से में बोलती है, संध्या, इसे वापस लेकर घर जाओ और ध्यान रखना ये कोई शैतानी ना करे। मीरा का इतना बोला था कि तुरंत ही संध्या ध्रुव को मीरा से अलग कर उसे समझाने लगती है। वहीं मीरा ध्रुव को साइड होने के बाद तुरंत ही कार में बैठती है। उसके बैठते ही प्रेम और कुमार भी उसके साथ बैठने लगते हैं। ये देखना मीरा उन्हें अपने साथ न आने का बोल तुरंत वहां से उस कार को स्टार्ट कर देती है। कुछ ही मिनटों बाद मीरा की कार उस कार के पीछे होती है, जिसके अवंतिका, सिद्धार्थ, नैना और मिस्टी थी। मीरा को पक्का विश्वास था कि अभी जो उसके सामने था वह सिद्धार्थ था, कोई कार्तिक नहीं। इसलिए वह एक बार मिल सिद्धार्थ से इस बारे में पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मीरा अभी अपने आंसू पोंछ तेजी से उनके कार का पीछा करने में लगी थी। वही अभी अवंतिका, मिष्टी, सिद्धार्थ, नैना शॉपिंग मॉल जा रहे थे, क्योंकि आज सुबह ही मिष्टी ने सिद्धार्थ से इस बारे में जिद की थी कि उसे बाहर कहीं घूमने जाना है। उसकी बात सुन नैना में ही शॉपिंग मॉल जाने का सजेशन दिया था, इसीलिए अभी वह चारों वहीं जा रहे थे। मिष्टी इस बात से काफी खुश थी। करीब आधे घंटे बाद अवंतिका अपनी कार रोकती है। वो चारों अभी शॉपिंग मॉल के बाहर थे। हमेशा की तरह नैना और अवंतिका तुरंत कार से बाहर निकल एक दूसरे का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं सिद्धार्थ अभी अपनी बेटी का हाथ पकड़े उनके पीछे चलने लगता है। डैडी, क्या यहाँ पर खिलौने भी मिलते हैं? कार से निकलने के बाद सिद्धार्थ का हाथ पकड़े आगे बढ़ते हुए
अचानक से मिस्टी उसे रोकते हुए पूछती है। मिस्टी की इस बात को सुन सिद्धार्थ तुरंत मुस्कुराते हुए उसके गालों को टच करके बोलता है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और खिलौने, वह तो लेटेस्ट जो आपको आपके गांव में नहीं मिल रहा था। अच्छा, आपको कैसे पता? लगता है आप मम्मी से छिप के यहाँ पर कितनी बार है घूमने आए हो। अचानक से मिस्टी के इस बात को सुन सिद्धार्थ के पैर रुक जाता है। वो ये बात खुद में सोचने लगता है कि क्या सच में वो यहाँ आया है। सिद्धार्थ अभी अपने सोच में ही डूबा था।